व्हाट्सअप बच्चा पार्टी। दिस इज योर बॉय अंकित फ्रॉम इको सीखो एंड मैं आ गया हूं आज एक नया वीडियो लेकर। इसमें हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। जी हाँ, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो को अपलोड किया है जिसमें मैंने डिस्कस किया था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। एंड इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। सबसे पहला चीज, आप लोग के मन में डाउट होता होगा, सर कार्डिनल तो हमने देखा, वहां पे आप यूटिलिटी को कर सकते थे काउंट। एंड अगर आप में से कोई है जो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप पहले वो वाले वीडियो को चेकआउट करिए फिर आइएगा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की तरफ। ठीक है। सो कार्डिनल में आपको बताया गया था यूटिलिटी को आप काउंट कर सकते हो। ऑर्डिनल में हम लोग का अजम्पशन रहता है कि सर यूटिलिटी को आप रैंक कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है, कितना ज्यादा अच्छा लगता है, वो चीज आपको कार्डिनल बोलता था। लेकिन क्या ज्यादा अच्छा लगता है वो चीज आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलेगा। ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो साल था 1934। ठीक है। एंड हिक्स एंड एलन करके दो बहुत ही पॉपुलर इकोनॉमिस्ट उस समय के, उन्होंने लिखा एक आर्टिकल। वो आर्टिकल का नाम था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। ठीक है, वो आर्टिकल का नाम क्या था? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। और इस आर्टिकल में इन्होंने बताया कि भैया जो पहले हम लोग को दिया गया था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, वो तो गलत है। क्योंकि यूटिलिटी को तो आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। यूटिलिटी तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता होगा, तो आप कैसे एक कॉमन वे में पूरे दुनिया भर के लिए आप बोल सकते हो कि लोगों को क्या प्रेफर लोग कर रहे हैं, लोग किस चीज को नहीं चाहते। तो उस चीज को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया और उन्होंने देश के सामने, दुनिया के सामने प्रेजेंट किया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। एंड इस वजह से ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को बहुत पॉपुलरली हम लोग हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हिक्स एंड एलन दोनों का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है। सो बच्चा बाटी, अगर मैं आप लोग को ऑप्शन दूं, ठीक है चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। अगर मैं आप लोग को ऑप्शन दूं कि आप लोग को 5 चॉकलेट एंड 10 चिप्स करके एक ऑप्शन दिया जा रहा है, एंड दूसरा ऑप्शन आप लोग को दिया जा रहा है 5 चॉकलेट एंड 12 चिप्स। तो अगर ये दो ऑप्शन आप लोग को दिया जाए और आप लोग से पूछा जाए कि आप इन दो ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन को प्रेफर करोगे, आपका आंसर क्या होगा? बताइए। जी हाँ, करेक्ट। आप लोग का आंसर तो होगा सर अब हम ये दूसरे वाले को चूज करना चाहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है दूसरे वाले में आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और आपको ऐसा लग क्यों रहा है दूसरे वाले में आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? कहो सर दूसरे वाले में चिप्स की क्वांटिटी ज्यादा है पहले वाले के मुकाबले। चॉकलेट तो सेम है लेकिन चिप्स की क्वांटिटी ज्यादा है, इस वजह से आप कौन सा चूज करोगे? आप चूज करने वाले हो दूसरा वाला। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं दूसरा वाला, चलिए आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है इस वजह से आपने चूज किया दूसरा वाला, लेकिन आपको कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि आप मेरे को वो चीज बोल पाएंगे? नहीं, आप मेरे को वो चीज नहीं बोल पाएंगे। तो अगर आपको मैं ए और बी में से चूज करने बोलूंगा तो आप क्लियरली बी को चूज करोगे। वाई? बिकॉज बी इज गिविंग यू मोर सेटिस्फेक्शन एज कम्पेयर टू ए। ठीक है। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यहाँ पे आपको वही चीज बोलने वाला है कि भैया आपके सामने कुछ बंडल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बंडल ए है, बंडल बी है। ये बंडल्स के बीच में आप रैंक करने वाले हो, आप अपने प्रेफरेंसेस को बोलने वाले हो कि आपको कौन सा ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा और कौन सा कम सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है। यहाँ पे हम नंबर्स पुट नहीं करेंगे कि बंडल ए आपको 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देगा, बंडल बी आपको 70 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देगा, ये सारे नंबर्स हम प्रेजेंट नहीं करने वाले। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मली ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के तरफ। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एक मेथड है जहां पे आप अपने प्रेफरेंसेस को रैंक करते हो कि आपको ये सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, आपको ए सबसे कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, बी ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे यूटिलिटी जो है आप यहाँ पे नंबर्स के थ्रू इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप उसको यूटिल्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे अपने यूटिलिटी को रैंक्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हो। और इन्हीं सब कारणों के वजह से ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को ज्यादा रियलिस्टिक बोला जाता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के मुकाबले। ठीक है। सो ये था ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का थोड़ा इंट्रोडक्शन। आते हैं डिस्कशन में इनडिफरेंस कर्व के बारे में। ठीक है। तो इनडिफरेंस कर्व को बताने से पहले लेट मी कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर यू। ठीक है। इनडिफरेंस कर्व के लिए एक टेबल बनाता है। ठीक है।
लेट से मैं जैसे आपको अभी कुछ देर पहले दो बंडल्स दिया था, सिमिलरली मैं आपको भी बहुत सारे बंडल्स दिखाने वाला हूं, ठीक है। लेट से बंडल्स के नाम है PQRS एंड T। ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके बुक से ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। एंड आपके पास ये सारे बंडल्स में एप्पल्स हैं एंड आपके पास बनानाज है। जब आपने चेक किया कि बंडल P में कितने एप्पल्स एंड कितने बनानाज हैं, आपको पता चला कि सर ये 1 और 15 है। फिर आपने जब वापस से चेक किया कि बंडल क्यू में आपके पास कितने एप्पल्स एंड बनानाज हैं, आपको पता चला कि बंडल क्यू में आपके पास 2 एप्पल्स हैं एंड 10 बनानाज हैं। फिर आपने जब बंडल आर को चेक किया, आपको पता चला इसमें 3 एप्पल हैं एंड 6 बनानाज हैं। फिर बंडल एस में आपके पास 4 एप्पल्स हैं एंड लेट्स से 3 बनाना। एंड फाइनली बंडल टी में आपके पास 5 एप्पल है और 1 बनाना है, ठीक है। तो ये PQRST आपके सामने 5 अलग अलग बंडल्स हैं, ये 5 अलग अलग बंडल्स को आपने चेक किया, ठीक है। लेट्स से, ठीक है, अज्यूम करके चलते हैं कि ये सारे के सारे बंडल्स आपको सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर आप क्वांटिटीज को काउंट करेंगे ना, आप मेरे को बोलेंगे सर बंडल पी में तो टोटल में मेरे को 16 यूनिट्स मिल रहा है, बंडल टी में तो मेरे को टोटल में 6 यूनिट्स मिल रहा है, तो मैं 16 को क्यों चूज ना करूं, 6 को क्यों चूज करूं। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स को भूल जाइए। क्वांटिटीज को हम नहीं देख रहे, हम कॉस्ट को भी नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं सेटिस्फैक्शन को, ठीक है। सो लेट्स से एक कंज्यूमर बोलता है कि सर बंडल PQRST ये 5 अलग अलग बंडल में से मेरे को कुछ भी बंडल दे दीजिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर इज नॉट डिफरेंट, कंज्यूमर के लिए सारे की सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो डिफरेंट का मतलब तो अलग अलग होता है, डिफरेंट का ऑपोजिट क्या होता है, सेम। या फिर डिफरेंट का ऑपोजिट क्या होता है, इनडिफरेंट, ठीक है। तो कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमॉन्ग ऑल द 5 बंडल्स, ठीक है। तो जब मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करने का कोशिश करूंगा, एक ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। ग्राफ में एक्स एक्सिस में हम दे देंगे एप्पल्स को एंड वाई एक्सिस में हम दे देंगे बनानास को। सो जब मैं चीजों को ग्राफ में प्लॉट करने का कोशिश करूंगा PQRST, तो मेरे को यहाँ पे PQRST कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉइंट P, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉइंट Q, यहाँ पे आपको मिल जाएगा R, यहाँ पे मिल जाएगा S एंड फाइनली यहाँ पे आपको मिल जाएगा T, ठीक है। तो ये जो मेरे को कर्व मिल रहा है, इस कर्व को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस, डिफरेंट नहीं, इनडिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, इनडिफरेंट मतलब सेम टू सेम। तो ये 5 बंडल्स ऐसे के हैं जहां पे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता कि सर ये 5 बंडल में से आप मेरे को कुछ भी दे दीजिए। अगर मैं कंज्यूमर को पूछूं ए भाई तुम PQRST ये 5 में से क्या चीज को चूज करोगे, तो कंज्यूमर बोलेगा सर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे को कुछ भी दे दीजिए। लेकिन वहीं पर अगर मैं कंज्यूमर को पूछता कि भैया आपको ए चाहिए कि आपको बी चाहिए, तो यहाँ पे कंज्यूमर मेरे को क्लियरली बोलता कि सर मेरे को तो बी ही चाहिए, मेरे को ए नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंज्यूमर इनडिफरेंट था, नो। ओवर हियर द कंज्यूमर वॉज डिफरेंट, बट इन दिस 5 बंडल्स और ये 5 बंडल के ऊपर हम लोग एक अजम्पशन लिए हैं कि लेट अस अज्यूम कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। सो अजम्पशन के बेसिस में जब मैंने इस ग्राफ को बनाया, तो मेरे को पता चला कि सर ऐसा दिखता है इंडिफरेंस कर्व, ये है इंडिफरेंस कर्व। तो डेफिनेशन की तरफ इसके आते हैं। इंडिफरेंस कर्व है क्या, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सारे अलग अलग ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस के दो गुड्स का जिनके बीच में कंज्यूमर है इंडिफरेंट, जिनके बीच में कंज्यूमर को फर्क ही नहीं पड़ता। एंड इस वजह से आप कंज्यूमर कर्व को बोलते हो क्या, इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व या फिर आइसो यूटिलिटी कर्व। ये वर्ड आइसो का मतलब क्या है, सेम, एंड यूटिलिटी का मतलब तो हमें पता ही है, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो ये दिखा मेरे को इंडिफरेंस कर्व। चलिए इंडिफरेंस कर्व के साथ बनाते हैं कुछ एक नया चीज जिसको हम बोलने वाले हैं MRS, ठीक है। सर MRS का फुल फॉर्म क्या है, MRS का फुल फॉर्म होता है बच्चा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो को देखा हुआ है जिसमें मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो आपको बोल दूं MRS होता है किससे बराबर, MRS पूरा का पूरा सिमिलर है MRT से, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम कैसे निकालते हैं, इसको निकाला जाता है यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन्ड, ठीक है। तो पहले वाले केस में ये डैश है,
अब दूसरे वाले केस में आते हैं। आपने कितने यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया? आप 5 बनानास को सैक्रिफाइस कर रहे हो। कितने यूनिट्स को गेन करने के लिए? एक एप्पल को गेन करने के लिए। तो आपका एमआरएस क्या हो जाएगा? आपका एमआरएस हो जाएगा 5:1। उसके बाद आप कितने यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो? 4। कितने यूनिट्स को गेन करने के लिए? 1 यूनिट। तो ये हो जाएगा 4:1। फिर ये हो जाएगा 3:1। फिर ये हो जाएगा 2:1 एंड सो ऑन। सो ऐसे हमने निकाला मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो निकाला जाता है यूनिट सैक्रिफाइस्ड बाय यूनिट्स गेन्ड। ठीक है। तो एक एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपने जो निकाला, ये घटते जा रहा है, ये डिमिनिश है। ये ऐसा नहीं है 5:1, 5:1, 5:1, कांस्टेंट नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है 5:1, 6:1, 7:1। ये इंक्रीजिंग भी नहीं है, ये डिमिनिशिंग है। ये डिमिनिशिंग क्यों है? ये डिमिनिशिंग है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो अगर ये हमारे एग्जाम में सवाल बन के आता है कि हमारे लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिशिंग क्यों है, ये हमारे लिए डिमिनिशिंग है बिकॉज ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को मानता है। सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ये कैसे मान रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को मान रहा है क्योंकि जब आपके पास, आपने एक ही एप्पल खाया था, आपके पास 15 बनाना था, तो आप एक एक्स्ट्रा एप्पल खाने के लिए आप 5 बनानास देने को रेडी थे। लेकिन जब आपने एक एक्स्ट्रा एप्पल खा लिया तो आपका सेटिस्फेक्शन थोड़ा तो फुला हुआ। तो इस वजह से फिर से एक एक्स्ट्रा एप्पल खाने के लिए आप पहले के मुकाबले 5 बनानास देने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन कम गया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके बारे में डिस्कशन हम किए हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। सो आई होप आप उस वीडियो को अच्छे से देखें, उसके बाद इस वीडियो में। तो ये कारण है मेरे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के डिमिनिशिंग होने का। ठीक है। तो हमने बात कर लिया इंडिफरेंस कर्व के बारे में, अब आते हैं इंडिफरेंस कर्व के कुछ अजम्पशंस की तरफ। तो जब कभी भी इंडिफरेंस कर्व आप बनाते हो एक ग्राफ में, जो कि मेरे को कुछ ऐसा दिखता है, इसके कुछ अजम्पशंस हम, इंडिफरेंस कर्व को शॉर्ट में हम आईसी लिखते हैं, इसके कुछ अजम्पशंस हैं। सबसे पहला अजम्पशन क्या है? आप हमेशा दो कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हो, एक आपका होता है एप्पल, दूसरा होता है बनाना, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप जॉन से गुड को गेन कर रहे हो, वो आपका एक्स एक्सिस में रहना चाहिए, और जॉन से गुड्स को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, वो आपके वाई एक्सिस में रहना चाहिए। ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट, नॉन सेटाइटी। अगर आपने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को देखा तो यहाँ आपको याद होगा हमने बात किया था एक पॉइंट ऑफ सेटाइटी के बारे में। पॉइंट ऑफ सेटाइटी कौन सा पॉइंट था? जहां पे टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम हुआ करता था, मार्जिनल यूटिलिटी आप लोग का 0 हुआ करता था। तो सर ये सेटाइटी वर्ड का मतलब क्या होता है? सेटाइटी वर्ड का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, आप एक और इंडिफरेंस कर्व बना लोगे। ठीक है। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर वाला है, तो अगर मैं ये दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व में एक पॉइंट को लोकेट करूं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और अब मैं कंज्यूमर से पूछूं कि अरे भैया आप कौन सा चूज करोगे, ए ना बी? तो एक रैशनल कंज्यूमर बोलेगा कि सर मैं बी को चूज करूंगा। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसके लिए कहा क्योंकि बी में उसको एप्पल्स भी पहले के मुकाबले ज्यादा दिख रही है, उसको बनानास भी ज्यादा दिख रहा है, उस वजह से वो कौन सा चूज करेगा? वो बी को ही हमेशा चूज करेगा। तो यहां से हम एक चीज ये भी आइडेंटिफाई कर पाए कि सर अगर आपका इंडिफरेंस कर्व ऊपर में रहेगा तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या फिर हाइयर द इंडिफरेंस कर्व, मोर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो ए और बी में से कंज्यूमर बोलेगा बी को मैं चूज करूंगा। फिर मैं उसको एक अलग इंडिफरेंस कर्व बना के IC3 दे दूंगा, तो वो बोलेगा सर मैं यहाँ पे ये पॉइंट को चूज करूंगा। फिर मैं एक और बना दूंगा तो बोलेगा सर मैं इसको चूज करूंगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है, ये आप कभी बोल ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो ये इसका एक अजम्पशन है कि कंज्यूमर के लिए आप इनफाइनाइट इंडिफरेंस कर्व बना सकते हो, एंड क्योंकि आप इनफाइनाइट इंडिफरेंस कर्व बना सकते हो तो कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है ये हम बोल नहीं सकते। फिर आता है मेरा पॉइंट नंबर 3, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? आप यहाँ पे चीजों को कर रहे हो रैंक, कि ए और बी में से आप कौन सा चूज करना चाहोगे? आप बी को चूज करना चाहोगे, आप ए को चूज नहीं करना चाहोगे। आपने किया चीजों को रैंक, आप यहाँ पे नंबर नहीं दे रहे हो कि सर ए मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन देता है, बी मेरे को 120 दे रहा है, ए मेरे को 70 दे रहा है। यहाँ पे चीजों को नंबरिंग नहीं किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, जो मेरा डिमिनिशिंग मार्जिनल, जो मेरा एमआरएस है वो डिमिनिशिंग रहेगा, ये एक अजम्पशन है। ठीक है। आपने जो ऊपर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन देखा, तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चलेंगे कि मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ये कमते रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये बढ़ेगा।
एंड फाइनली पॉइंट नंबर 5, कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम एक रैशनल कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं। एक रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? एक रैशनल कंज्यूमर वही महापुरुष होता है जिसको पता है उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है, और वो अकॉर्डिंगली काम करे। तो ये थे मेरे इंडिफरेंस कर्व के कुछ अजम्पशंस के बारे में। ये था मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों घटता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए आपको इंडिफरेंस मैप के बारे में मैं बोल देता हूँ, जिसके बारे में मेरे को आपको कुछ देर पहले बोल देना चाहिए था, बेटर होता। ठीक है, तो अगर मैं एक ग्राफ में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को बनाता हूं, तो मैं उसको बोलता हूं इंडिफरेंस मैप। ठीक है, तो ये क्या है? ये आप लोग का आईसी मैप है। एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। ठीक है, चलिए आते हैं इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज की तरफ। सो इंडिफरेंस कर्व आपने जो देखा, जो कि कुछ ऐसा दिखता था, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है सर? सबसे पहला, ये सर कर्व हमेशा कन्वेक्स रहेगा ओरिजिन के मुकाबले। कन्वेक्स का मतलब क्या है? ये जो आप लोग को शेप दिख रहा है ना, ये शेप को हम बोलते हैं कन्वेक्स। ठीक है, सर ये कन्वेक्स क्यों रहेगा? ये कन्वेक्स रहेगा बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो इंडिफरेंस कर्व मेरा हमेशा कन्वेक्स रहता है। सर अगर आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट आता, ठीक है, सो अगर एमआरएस मेरे लिए कांस्टेंट आता, तो उस केस में मेरा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता? इंडिफरेंस कर्व मेरा स्ट्रेट लाइन होता। अगर मैं इसको ग्राफ में बना के दिखाऊं तो आपका इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा दिखता। ठीक है, अगर सर मेरा इंडिफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग होता, तो मेरा इंडिफरेंस कर्व कैसा दिखता? ये आपके लिए कनकेव होता, जो कि कुछ ऐसा दिखता। ठीक है, अगर मेरा इंडिफरेंस कर्व डिक्रीजिंग होता, तो मेरा आईसी कैसा होता? ये कन्वेक्स होता, जो कि आपके लिए कुछ ऐसा है। ठीक है, तो रियल लाइफ में आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने ये दो सिनेरियोस को कैंसिल आउट कर दिया। हमने कहा कि हमारा अजम्पशन ही ये है कि हमारे लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजिंग होगा, और उस वजह से जब कभी भी हम इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, इट विल ऑलवेज बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। सो ये है हम लोग का सबसे पहला प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स से ओरिजिन रहेगा। दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करेगा। सर इसका क्या मतलब है? डाउनवर्ड स्लोप करने का मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा। सर ये नीचे की तरफ क्यों जाता है? ये नीचे की तरफ जाता है बच्चा, बिकॉज अगर आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखना है, तो आप एक गुड को बढ़ा रहे हो। आप अगर ज्यादा एप्पल कंज्यूम करना चाहते हो, आपको बनानास को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो अगर आप एक एप्पल बढ़ा रहे हो, यहाँ पे ग्राफ को देखिए वापस से, टेबल को, अगर आप एप्पल बढ़ा रहे हो, तो आपको बनानास को कम करना ही पड़ेगा, तक सो दैट आपका सेटिस्फेक्शन सेम रहे। अगर आप वो चीज नहीं करोगे, जैसे कि ये वाला एग्जांपल था, आप चिप्स को बढ़ा रहे हो लेकिन आपने चॉकलेट को कम नहीं किया, तो क्या आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहा? नहीं। यहाँ पे आप क्लियरली डिफरेंट हो। आपने बी को चूज किया ओवर ए, क्यों? क्योंकि आपने चिप्स को बढ़ाया लेकिन आपने चॉकलेट को नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो आप यहाँ पे बी को चूज करो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपने एप्पल को बढ़ाया तो आप बनानास को कमा रहे हो, फिर से एप्पल बढ़ा रहे हो, फिर बनाना कमा रहे हो। तो उस वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से आपको जो ग्राफ मिलेगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। इंडिफरेंस कर्व नीचे की तरफ जाता है, ये ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाता। ये ऐसे ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा? बिकॉज टू कीप द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, अगर कंज्यूमर को अपने सेटिस्फेक्शन, एक कमोडिटी को बढ़ाना है तो दूसरे को कमाना ही पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर सी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व मेरे को कम सेटिस्फेक्शन देगा। एंड फाइनली आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, कि कभी भी कोई दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए, लेट से आपके पास ग्राफ में आपको दिख रहा है IC1, और मैं बना देता हूँ लेट से ये वाला और एक आईसी, इसको नाम दे देता है IC2। ठीक है, अगर अब मैं एक रैशनल कंज्यूमर भैया से पूछूंगा कि भाई साहब, आप पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दो में से कौन सा चूज करोगे? क्या ये दो अलग अलग पॉइंट है आपके लिए? ना, आपके लिए इनडिफरेंट पॉइंट्स है। सो कंज्यूमर अच्छे से सोचेगा, फिर बोलेगा सर पॉइंट ए या फिर पॉइंट बी में से मेरे को कुछ भी दे दीजिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों का दोनों आपका IC1 में लाई करता है। ठीक है, अच्छा अब मैं उसी कंज्यूमर से पूछूंगा कि भाई साहब, अगर आपको पॉइंट ए बी और पॉइंट सी में से कुछ चूज करना है, पॉइंट बी और पॉइंट सी में से कुछ चूज करना, आप किसको चूज करोगे? तो वो कंज्यूमर फिर से सोचेगा,
और फिर से बोलेगा कि भाई साहब आप मेरे को कुछ भी दे दीजिए। बी और सी मेरे लिए दोनों इंडिफरेंट है। ऐसा क्यों? बिकॉज दोनों का दोनों IC2 में लाई करता है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, आपने कहा ए बी के बराबर है, आप बोल रहे हो बी सी के बराबर है। तो इस लॉजिक से ए सी के बराबर भी होना चाहिए। ये और नो? सेम लॉजिक। लेकिन क्लियरली हमको दिख रहा है कि ए के मुकाबले सी में ज्यादा गुड्स है, तो सी तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। तो इस वजह से ये गलत हो गया। और ये गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। तो उस वजह से हम एक प्रॉपर्टी ही बना देंगे कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट ही नहीं करती। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, चलिए। तो ये था इंडिफरेंस कर्व के बारे में। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को जानने के लिए हम दो अलग अलग टूल्स को यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक के बारे में आपको ऑलरेडी बोला जा चुका है, इंडिफरेंस कर्व। अब दूसरे की तरफ आते हैं जिसका नाम है बजट लाइन। तो ये दो अलग अलग चीजों को मिलाया जाएगा एंड तब जाके हमको मिलेगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बजट लाइन की तरफ आते हैं एंड डेफिनेशन में जंप करने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं कि लेट से एक कंज्यूमर भाई के पास 1,000 रुपए का बजट है। ठीक है, उसके घर में उसको इतना पॉकेट मनी मिला, आपका एक दोस्त है, और वो अपने पॉकेट मनी को यूज करता है दो चीजों में। क्या क्या? एक वो चिप्स खरीदता है और दूसरा वो आइसक्रीम खरीदता है। ठीक है, अच्छा चिप्स कितने का आता है ना? चिप्स सर 10 रुपए का आता है। आइसक्रीम कितने का आता है ना सर? आइसक्रीम आता है आपका लेट से 50 रुपए का। ठीक है, अच्छा अगर ये भाई साहब अपने पूरा का पूरा 1,000 रुपए चिप्स पे खर्चा करेगा तो कितना यूनिट्स खरीद सकता है? डिवाइड करके बताइए। यस, 100 यूनिट्स। और यही भाई साहब अगर अपने पूरा का पूरा 1,000 रुपए को आइसक्रीम में खर्च करेगा तो ये कितना खरीद पाएगा? यस, 20 यूनिट्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं वही ग्राफ जो हम लोग का अभी तक चल रहा था, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आपने गेन और सैक्रिफाइस को लिखा था, उसको मैं प्लॉट कर दूंगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ चिप्स को एंड यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम को। ठीक है, चिप्स के केस में कितने यूनिट्स थे? 100, जो कि सर यहाँ कहीं पर लाई करेंगे। आइसक्रीम के केस में कितने यूनिट्स थे? 20, जो कि यहाँ कहीं पर लाई करेंगे। अब ये दो अलग अलग पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, और बच्चा पार्टी ये जो मेरे को मिला ना लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं बजट लाइन। ठीक है, ये वाला लाइन आप लोग का है बजट लाइन। तो सवाल अब ये उठता है कि सर क्या ये आपका जो बजट लाइन है जिसको आपने अभी जस्ट बनाया, क्या ये कभी चेंज हो सकता है क्या? तो देखिए मैंने अभी जस्ट बजट लाइन कैसे बनाया, चिप्स के लिए 100 यूनिट एंड आइसक्रीम के लिए 20 यूनिट, जो कि मेरा बजट लाइन कुछ ऐसा दिख रहा था। ठीक है, तो अगर अचानक से ये कंज्यूमर को बोला जाता है कि भैया आपका पॉकेट मनी बढ़ के 1,000 रुपए से 2,000 रुपए हो जा रहा है, तो 2,000 रुपए में ऑब्वियसली ये जो बंदा है ये ज्यादा चिप्स खरीद सकता है एंड यही बंदा ज्यादा आइसक्रीम खरीद सकता है। तो इस सिनेरियो में क्या होता, आपका बजट लाइन शिफ्ट हो जाता। और किस तरफ शिफ्ट होता? आपका बजट लाइन शिफ्ट हो जाता आउटवर्ड्स। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कंज्यूमर का बजट लाइन, जब कभी भी कंज्यूमर का पॉकेट मनी या फिर कंज्यूमर का इनकम चेंज होता है तो उसका बजट लाइन शिफ्ट होता है। और ये शिफ्ट दो अलग अलग डायरेक्शंस में हो सकते हैं। ये शिफ्ट हो सकते हैं बाहर के तरफ या फिर ये शिफ्ट हो सकते हैं अंदर के तरफ। बाहर के तरफ शिफ्ट होने को हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट एंड अंदर के तरफ शिफ्ट होने को हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, या और खाली इनकम ही एक कारण है क्या? नहीं, अगर दोनों कमोडिटी के प्राइसेस एक साथ चेंज होते, चिप्स एंड आइसक्रीम दोनों के प्राइसेस एक साथ फॉल कर जाते, तब भी ये बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होता। एंड चिप्स एंड आइसक्रीम दोनों के प्राइसेस एक साथ राइज करते, तब ये बजट लाइन लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट करता। सो देखिए बजट लाइन का डेफिनेशन मेरे को यही बोलता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टू गुड्स के वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का जिसको एक कंज्यूमर अपने इनकम के साथ एंड गिवन प्राइसेस के साथ खरीद सकता है, सो दैट ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस में कंज्यूमर का इक्वल इनकम ही स्पेंड हो। तो ये जो मैंने रेड कलर का बजट लाइन बनाया, ये रेड कलर के बजट लाइन में आप किसी भी पॉइंट को टच करिए, इस सारे पॉइंट में कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहा है? सारे के सारे पॉइंट में कंज्यूमर 1,000 रुपए ही स्पेंड कर रहा है। अगर आप बोलोगे सर क्या होगा, कंज्यूमर इस बजट लाइन के अंदर में है जैसे कि पॉइंट ए में है, तो पॉइंट ए में बच्चा कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर 1,000 रुपए से कम है। एंड अगर कंज्यूमर एक कॉम्बिनेशन उसको चूज करना है आइसक्रीम और चॉकलेट का इस वे में, सो दैट वो बजट लाइन के बाहर में है, तो यहाँ पे उसके अफोर्डेबिलिटी के बाहर में ये बजट है।
ये जो कॉम्बिनेशन उसने बी को चूज किया, वो 1,000 रुपए के बाहर है, वो उसको खरीद नहीं पाएगा। ठीक है। तो बजट लाइन के बारे में यही मेरे को आपको बोलना था। बजट लाइन के कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स भी हैं, प्राइस लाइन, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस इनकम लाइन एंड बजट कंस्ट्रेंट लाइन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बजट सेट के बारे में बात करते हैं। एंड बजट सेट के बारे में बात करने से पहले, बजट लाइन क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसका एक इक्वेशन भी है। इनफैक्ट ग्राफ में आप जो कुछ भी बना रहे हो, हर किसी का इक्वेशन होता है, तो बजट लाइन का भी एक इक्वेशन है, जिसको हम लिखते हैं पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल्स टू एम। ये एम का क्या मतलब है? एम का मतलब है कंज्यूमर का इनकम। ठीक है। कंज्यूमर के इनकम को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट नहीं करते, वाई से डिनोट नहीं करते, यहाँ पे कंज्यूमर के इनकम को हम एम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो बजट सेट की तरफ आते हैं। तो ये जो एग्जांपल आपके सामने लिया गया था, 1,000 रुपए का पॉकेट मनी है, आप खरीद सकते हो चिप्स, या फिर आप खरीद सकते हो आइसक्रीम। चिप्स आता है 10 रुपए का, आइसक्रीम आता है 50 रुपए का। ठीक है। ये आपके सामने जो दिया गया था। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि आप एक चिप्स एंड एक आइसक्रीम खरीद रहे हो? इज इट पॉसिबल? यस सर, दिस इज पॉसिबल। आप वन एंड वन खरीदने में आप कितना रुपीज स्पेंड करते हो? आप 60 रुपीज स्पेंड करते हो। इज इट पॉसिबल दैट यू आर परचेजिंग 5,5, 5 चिप्स एंड 5 आइसक्रीम? यस सर। यहाँ पे आप कितना खर्च करते हो? यहाँ पे आप 300 रुपए खर्च करते हो। इज इट पॉसिबल दैट यू कैन परचेज 5,10? यस सर, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे आप कितना खर्चा करते हो? यहाँ पे आप खर्चा करते हो 550 रुपए। इज इट पॉसिबल दैट यू आर परचेजिंग 100,0? क्या ये पॉसिबल है? यस, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे आप कितना रुपए खर्च कर रहे हो? यहाँ पे आप पूरा का पूरा 1,000 रुपए खर्च कर रहे हो। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस जिसको कंज्यूमर खरीद सकता है, ठीक है, इसमें उसके पैसे लगे कि ना लगे पूरे, लेकिन खरीद सकता है, इन सबको मिला के हम बोलते हैं बजट सेट। तो बजट सेट को अगर मेरे को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहेगा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, इट इज पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एम। जहां पे एम का क्या मतलब होता है? एम का मतलब होता है कंज्यूमर का इनकम। ठीक है। तो ये था आपके बजट लाइन, बजट सेट के बारे में। आगे बढ़ते हैं अबाउट स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है। तो बजट लाइन का स्लोप हम निकालते हैं यूजिंग समथिंग नोन एज मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। ये पता होना चाहिए, हम लोग का एमसीक्यू एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन से तरीके से आप बजट लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। आपको मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज देगा, आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दे देगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है। आप में से बहुत बच्चे जानते हैं कि सर बजट लाइन का स्लोप तो प्राइस रेशियो से निकाला जाता है। बच्चा, प्राइस रेशियो इसके बाद वाले स्टेप में हम पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन बेसिकली हम यही बात करेंगे कि बजट लाइन का स्लोप हम निकालते हैं मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। सर ये मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है क्या? मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज आपको बोलता है कि आपको कितना गुड्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा सो दैट आप दूसरे वाले गुड का एक एक्स्ट्रा यूनिट को ले सको। मेरे वाले एग्जाम्पल में चिप्स का प्राइस था 10 रुपीज, मेरे वाले एग्जाम्पल में आइसक्रीम का प्राइस था 50 रुपीज। तो अगर आपको एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम चाहिए, तो आपको कितने चिप्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? आपको 5 चिप्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दैट इज मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। एक और तरीका मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज को निकालने का प्राइस रेशियो भी होता है, जिसको हम कैसे निकालते हैं? जिसको हम प्राइस ऑफ गुड एक्स बाय प्राइस ऑफ गुड वाई। ठीक है। तो यही था आपके बजट लाइन के स्लोप के बारे में। कुछ और जान लेते हैं बजट लाइन के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? बजट लाइन आपका हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। और ऐसा क्यों होता है? ये क्यों नीचे की तरफ जाता है? क्यों बजट लाइन ऊपर की तरफ नहीं जाता? क्योंकि कंज्यूमर के पास 1,000 रुपए ही है, और अगर उस 1,000 रुपए में उस बंदे को चाहिए कुछ और आइसक्रीम, तो उसको चिप्स को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। ठीक है। आप एक शॉपकीपर के पास जा रहे हो, आपने एक बास्केट में भर के आइसक्रीम और चिप्स को आपने डाल दिया। ठीक है। और शॉपकीपर के पास जाने के बाद आपको मन किया कि थोड़ा सा और आइसक्रीम ले ले, तो शॉपकीपर आपको क्या बोलेगा कि सर ये आपका जो बिल है ये 1,000 रुपए से एक्सीड हो रहा है। तो अगर आपको 1,000 में ही खरीदना है, तो आपको कुछ चिप्स निकालना पड़ेगा, अगर आपको ज्यादा आइसक्रीम चाहिए तो ये कारण है सबसे पहला बजट लाइन के डाउनवर्ड स्लोपिंग का। एंड दूसरा कारण, दूसरे प्रॉपर्टी, बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और इसके पीछे का क्या कारण है? सर बजट लाइन का आप स्लोप निकालते हो प्राइस रेशियो की मदद से। प्राइस रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। हमेशा आइसक्रीम का प्राइस 50 रुपीज ही रहेगा, हमेशा चिप्स का प्राइस 10 रुपीज ही रहेगा। सो एट ऑल द पॉइंट इन द बजट, एट ऑल द पॉइंट इन द ग्राफ, प्राइस रेशियो हमेशा 5:1 ही रहने वाला है। और इस कारण की वजह से मेरा बजट लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये दो अलग अलग इसके प्रॉपर्टीज थे। ठीक है। सो बच्चा बाटी, अब जब हमने बात कर लिया अबाउट टू डिफरेंट टूल्स, हमने बात किया सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व के बारे में, फिर हमने बात किया बजट लाइन के बारे में। अब ये दो चीजों को यूज करके पता लगाते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है। ठीक है। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हम बना देंगे ग्राफ। किस चीज का ग्राफ? हम बनाएंगे इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ। आपको याद है इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप का हम ग्राफ बनाने वाले हैं।
इंडिफरेंस मैप एक ही ग्राफ में जब मैं बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करता हूं तब मैं उसको बोलता हूं एक इंडिफरेंस मैप। तो ये मेरा अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स है। ठीक है, चलिए इसको नाम दे देते हैं। बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बना दिए हम, IC1, IC2, IC3। IC का फुल फॉर्म होता है इंडिफरेंस कर्व, तो कंफ्यूज मत होइएगा। IC6। ठीक है, अब इतने सारे इंडिफरेंस कर्व के साथ बना देते हैं एक बजट लाइन। ठीक है, चलिए ऐसा कुछ मेरा दिखेगा बजट लाइन। ओके, सो बजट लाइन भी आपने बना दिया, इंडिफरेंस कर्व भी आपने बना दिया। और कुछ पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सर ये वाले पॉइंट को नाम दे दीजिए A, इसको दे दीजिए B, इसको दे दीजिए C, इसको दे दीजिए D, E, F एंड G। अगर एक रैशनल कंज्यूमर से मैं पूछेगा कि भैया आपको ये 7 अलग अलग बंडल्स में से, 7 अलग अलग कॉम्बिनेशंस में से वो कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, तो एक रैशनल कंज्यूमर तो जी ही बोलेगा हमेशा। ठीक है, वो बोलेगा सर मेरे को जी जो कि सबसे ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर्व में लाई करता है मेरे को तो वही चाहिए। लेकिन अगर मैं वही रैशनल कंज्यूमर को याद दिलाऊं कि भैया याद रखिए आपके पास तो इनकम 1,000 रुपए का ही है, अब ये 1,000 रुपए के इनकम के हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से आप मेरे को बताइए कि आपको कौन सा बंडल सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो ये कंज्यूमर मेरे को अब बोलने वाला है कि सर मेरे को बंडल बी वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। तो कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट हम क्या बोलते हैं, है पॉइंट बी। सो द पॉइंट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हम निकालते हैं जब हमारा इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होता है बजट लाइन से। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज when the indifference curve is tangent to the budget line। और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में और क्या आपको देखने को मिलता है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में आपको ये देखने को मिलता है कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है जिसको हम MRS से मेजर करते हैं वो बराबर होता है किससे, वो बराबर होता है बजट लाइन के स्लोप से, विच इज प्राइस रेशियो PX/PY। सो यही आपका कंडीशन है। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या फिर हिक्शियन अप्रोच में एक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम कैसे निकालते हैं, व्हेन द इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, या फिर व्हेन द MRS, which is marginal rate of substitution, is equals to the price ratio, which is PX/PY। सो यही था आपके ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, क्योंकि इसके बाद वाला वीडियो जो इस चैप्टर के ऊपर डाला जाएगा बहुत शॉर्ट सा वीडियो होगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बीच के डिफरेंस को। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारी इस डिस्कशन के ऊपर एक MCQ क्विज। ठीक है, तो जल्द से जल्द जाइए वो क्विज को अटेंड करिए। अगर ये वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा तो इसको पूरा देखिए एंड उसके बाद जाके उस क्विज को अटेंड करिए एंड अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए एंड देखते हैं किसका सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, एंड आप क्या कर सकते हैं, ये स्कोर अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको चैलेंज कर सकते हैं टू अटेम्प्ट फॉर द क्विज। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।